नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एक्सटेंड में स्वागत है। तो चलिए रोज की तरह आज भी हम लोग साइंस के 10 अच्छे अच्छे प्रश्नों का डिस्कशन जो पिछली बार प्रीवियस ईयर यानी पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था उसी क्वेश्चनों का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए। आज का क्वेश्चन है कि रेडियम का अर्ध जीवन काल 1600 वर्ष है। तो बताएं कि 8 ग्राम रेडियम का कितने वर्ष में 1 ग्राम शेष रह जाएगा। तो देखिए अर्ध आयु काल की बात करें, अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। अर्ध आयु काल की बात करें, अर्ध आयु काल का मतलब होता है कि यानी किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के द्रव्यमान को आधा होने में जितना समय लगता है उसी को अर्ध आयु काल कहते हैं। और ये जो अर्ध आयु काल है ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यानी किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के द्रव्यमान का आधा होने में जितना समय लगता है उसी को अर्धायुकाल कहते हैं और द्रव्यमान पर ये निर्भर नहीं करता अर्धायुकाल। यानी अगर मान लीजिए कि कोई 1 किलोग्राम का रेडियो सक्रिय पदार्थ है और इसको आधा होने में यानी आधा होने में अगर मान लीजिए कि 2 वर्ष लगा है, 2 वर्ष, तो अब ये बचेगा कितना, 500 ग्राम, यानी आधा हुआ तब 500 ग्राम बचेगा, यानी 500 ग्राम बचेगा। इसको आधा होने में यानी 250 ग्राम, यानी आधा होने में इसको भी लगेगा उतना ही, 2 वर्ष। यानी अर्धायुकाल जो होता है ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान कितना रहे, आधा होने में उतना ही समय लगेगा जितना आधा होने में 1 केजी से 500 ग्राम होने में लगा था, उतना ही समय लगेगा 500 ग्राम से कितना 250 ग्राम होने में। तो देखिए अब क्वेश्चन कह रहा था कि रेडियम का अर्ध जीवन काल 1600 वर्ष है। तो बताए कि 8 ग्राम रेडियम का कितने वर्षों में 1 ग्राम शेष रह जाएगा। यानी देखिए कि रेडियम का अर्ध जीवन काल दिया हुआ है, कह रहा है कि 8 ग्राम रेडियम, 8 ग्राम रेडियम दिया हुआ है और कह रहा है कि ये 8 ग्राम रेडियम है और रेडियम का जो अर्ध जीवन काल होता है वो 1600 वर्ष है। यानी 8 ग्राम से 4 ग्राम होने में, यानी 8 ग्राम से 4 ग्राम होने में इसको लगता है 1600 वर्ष, यानी आधा होने में अर्ध आयु काल दिया हुआ है, यानी अर्ध जीवन काल दिया हुआ 16 वर्ष, यानी 8 ग्राम रेडियम को 4 ग्राम होने में 1600 वर्ष लगता है। तो कह रहा है कि 8 ग्राम से 1 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, यानी 1 ग्राम शेष रहने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 8 ग्राम से 4 ग्राम होने में 16 वर्ष। अब देखिए कि ये फिर से 4 ग्राम से 2 ग्राम होगा तो फिर 1600 वर्ष लगेगा, काहे कि ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है अर्ध आयु काल। ये 4 ग्राम से फिर 2 ग्राम होने में कितना लगेगा, 1600 वर्ष। और देखिए फिर का ये 2 ग्राम बचा, हमको 1 ग्राम बचाना, तो ये 2 ग्राम से फिर 1 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा, 1600 वर्ष। अब देखिए कि शेष बचेगा कितना, 1 ग्राम। इसी को कह रहा था कि 8 ग्राम से 1 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, तो तीनों को जोड़ दीजिए, 16 तिया कितना होगा, 4800 वर्ष। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, 4800 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलिनियम का अर्ध जीवन काल 140 दिन है। तो बताएं कि 1 ग्राम पोलिनियम का कितने दिनों में 25% शेष रह जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि पोलिनियम का अर्ध जीवन काल दिया हुआ 140 दिन और कह रहा है कि 1 ग्राम पोलिनियम का कितने दिनों में 25% शेष रह जाएगा। तो आपको पता होगा कि किसी भी यानी कोई भी सामान अपने आप में कितना होता है, 100%, यानी 1 ग्राम जो हो कितना अपने आप में कितना है, 100%, यानी कि अपने आप में 100%, यानी 100% से 50% होने में, यानी 100% से 50% होने में आधा होने में कितना समय लगेगा। तो दिया हुआ था अर्ध जीवन काल कितना, 140, तो 140 दिन, 100% से 50% होने में कितना समय लगेगा, 140 दिन। और देखिए कि अब ये 50% से 25% होने में कितना लगेगा, फिर से 140 दिन, तो 50% से 25% होने में फिर लगेगा कितना, 140 दिन। तो कह रहा था कि 25% शेष रह जाएगी। तो देखिए अब 25% शेष रह जाएगी, 25% आपको बचाना है, तो कितना दिन लगेगा, 280। तो इसका आंसर क्या होगा, 280 दिन। तो देखिए किस ऑप्शन में है, पहला है 420 दिन, नहीं, बी ऑप्शन है 140 दिन, ये भी नहीं, और सी ऑप्शन है 280 दिन। तो इसका आंसर क्या होगा, 280। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रहा था, यहाँ पूछ रहा था अर्धायुकाल। तो अर्धायुकाल का मतलब होता है किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के द्रव्यमान की आधी मात्रा होने में जितना समय लगता है उसी को अर्धायुकाल कहते हैं। और अर्धायुकाल जो होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए यहाँ जो था ये पोलिनियम का अर्धायुकाल दिया हुआ था कितना,
140 दिन। और कह रहा था कि पोलिनियम जो दिया हुआ है 1 ग्राम दिया हुआ, और कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100% से 50% होने में कितना लगेगा? 140 दिन। यानी 100% से 50 यानी आधा होने में 140 दिन, तो फिर 50% से 25% होने में कितना लगेगा? 140 दिन। तो इसका आंसर क्या होगा? 280 दिन में ये 100% से कितना परसेंट हो जाएगा? 25%। यानी नष्ट कितना हुआ है? तो 75%, और बचा कितना है? तो 25%। तो इसका आंसर होगा 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या है। और देखिए जितना भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर या ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नहीं तो आप जाके मिला सकते हैं। साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होगा उसमें जाके मिलाइएगा, तो सभी क्वेश्चन जो है सब आपको मिल जाएगा, एंड ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए, क्वेश्चन था कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या है, यानी कह रहे हैं कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या है। तो देखिए मोल की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, मोल निकालने का फॉर्मूला होता है भार बट्टे अनुभार। भार बट्टे अनुभार। इस भार का मतलब है कि क्वेश्चन में दिया रहेगा वो, और इस अनुभार का मतलब जो अणु, जिस अणु की बात करें, अणु रहेगा तो अनुभार होगा, और अगर परमाणु रहे तो परमाणु भार होगा। परमाणु रहे तो नीचे परमाणु भार होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था? कह रहा था कि 90 ग्राम पानी में, 90 ग्राम पानी, तो 90 ग्राम दिया हुआ ये क्या है? भार है। यानी 90 ग्राम पानी, तो भार दिया हुआ है 90 ग्राम। उसके बाद कह रहा है कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या है। तो पानी का फॉर्मूला होता है H2O, और ये पता है आपको कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल जाता है तो क्या होता है? अणु। अब ये अणु होगा, अकेले होता है, जैसे हाइड्रोजन अकेले है तो ये परमाणु है, ऑक्सीजन अकेले है परमाणु है, लेकिन दोनों साथ में क्या होगा? ये अणु है। अब इसके अनुभार से भाग दीजिए तो मोल निकल जाएगा। तो यहाँ अनुभार निकालिएगा तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, ऐसा ऐसा 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए, और ऑक्सीजन का होता है 16। 16 कितना होगा? 16 2 18, यानी H2O का अनुभार कितना? 18। नीचे 18 से भाग दीजिए और काट दीजिए, मोल कितना होगा? यानी मोल बराबर कितना? 5। तो इसका आंसर होगा कितना? 5 मोल। देखिए किस ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन है 4, नहीं, बी ऑप्शन है 5। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल हैं? तो देखिए अब कह रहे हैं कि हीलियम के 64 ग्राम में, तो अभी हम आपको बताए थे कि मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अनुभार, या अणु रहेगा तो अनुभार होगा, और परमाणु रहे तो परमाणु भार होगा। अब देखिए कह रहा है कि हीलियम के 64 ग्राम में, यानी 64 ग्राम जो दिया वो भार दिया हुआ है, तो 64 ग्राम यानी मोल दिया, सॉरी भार दिया हुआ कितना? 64। तो मोल निकालना होगा तो भार दिया हुआ ऊपर में 64, और नीचे अणु रहित अनुभार से भाग देना है, परमाणु रहित परमाणु भार से। और हीलियम की बात करें तो हीलियम अकेले है, तो हीलियम क्या परमाणु है, तो नीचे परमाणु भार से भाग देना। तो हीलियम का तो 2 और 4, परमाणु भार कितना? 4, 4 से भाग दीजिए, कितना होगा? 16 मोल। हीलियम के 64 ग्राम में मोल की संख्या कितना होगा? 16। तो देखिए किस ऑप्शन में? पहला ऑप्शन 15 मोल, नहीं, बी ऑप्शन है 16 मोल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए कुछ नहीं करना था, मोल की संख्या निकालने का फार्मूला होता है भार बटे अनुभार, यानी अणु रहे तो अनुभार से भाग देना है, और परमाणु रहे तो परमाणु भार से भाग देना है, और जो क्वेश्चन में दिया रहे उस वो भार होता है, और जिस परमाणु की बात करें या अणु की बात करें उसके अनुभार से या परमाणु भार से भाग दीजिएगा तो मोल निकल जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल डैश तक लागू है। तो देखिए न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल ऑफ न्यूलैंड, न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है ये कैल्शियम तक मान्य है, कैल्शियम तक मान्य है। और ये इसका अंतिम तत्व की बात करें तो इसका अंतिम तत्व जो है वो है थोरियम, यानी अंतिम तत्व जो है, अंतिम तत्व जो है वो क्या है? थोरियम। यानी न्यूलैंड के अष्टक नियम जो है कहाँ तक मान्य है? तो ये कैल्शियम तक, और अंतिम तत्व पूछेगा तो क्या होगा? थोरियम। तो देखिए पूछ रहा था कि न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल डैश तक लागू होता है, तो ये कैल्शियम तक लागू होता है, और इसका अंतिम तत्व पूछे तो क्या होगा? कैल्शियम। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपर्युक्त उत्तरों के साथ नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। और देखिए पहला कह रहा है कि पदार्थ की अवस्थाएं डैश नहीं होती है, और दूसरा कह रहा है कि पदार्थ की अवस्थाएं डैश को परिवर्तित कर बदली जा सकती है। और देखिए कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि अस्थाई,
पहला ऑप्शन कह रहा था कि अस्थाई, और इसके बाद कह रहा है कि तापमान और दाब, तापमान और दाब, और बी ऑप्शन कह रहा है कि अस्थाई, अस्थाई और तापमान और दाब, सी ऑप्शन कह रहा है कि अस्थाई, अस्थाई और तापमान और दाब, और डी ऑप्शन कह रहा है कि अस्थाई और इसके आगे कह रहा है कि परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। तो देखिए कि कह रहा है कि पदार्थ की अवस्थाएं डैश नहीं होती है। तो देखिए कि आपको पता है कि पदार्थ की अवस्था जो होता है वो तीन होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो कह रहा है कि पदार्थ की अवस्थाएं डैश नहीं होती है। तो डैश नहीं होती है, अस्थाई नहीं होती है कि अस्थाई नहीं होती है, कि अस्थाई नहीं होती कि अस्थाई नहीं होती। तो देखिए पदार्थ की अवस्था की बात करें तो पदार्थ की अवस्था आपको पता है कि ठोस, द्रव, गैस होता है। अगर मान लीजिए कोई पदार्थ है ठोस है, तो जैसे बर्फ ठोस है, तो बर्फ ठोस है लेकिन उसमें जैसे ताप को बढ़ाएंगे तो बर्फ से किस में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा। तो वो पदार्थ क्या अस्थाई है? नहीं है अस्थाई। तो कह रहा है कि यानी कोई भी पदार्थ जैसे पानी, पानी को ठंडा कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, और फिर बर्फ को ठंडा कीजिएगा तो क्या होगा, पानी हो जाएगा। तो ये अस्थाई नहीं है। अस्थाई वो होता है जो बदलता नहीं है, ये तो बदल रहा है, तो पदार्थ अस्थाई नहीं होता। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि अस्थाई नहीं होता है, अस्थाई नहीं, अस्थाई नहीं होता। तो देखिए अस्थाई वाला क्या ऑप्शन खत्म। अब देखिए दो ऑप्शन बचे। देखिए पहला कह रहा था कि पदार्थ की अवस्थाएं डैश नहीं होती है, तो पदार्थ की अवस्था जो होता है वो अस्थाई नहीं होता है, अस्थाई होता है, और यह अस्थाई नहीं होता। तो ये दो ऑप्शन खत्म। अब देखिए कि दूसरा कह रहा था कि पदार्थ की अवस्थाएं डैश को परिवर्तित कर बदली जा सकती है। तो पदार्थ की अवस्था को डैश को परिवर्तित कर बदली जा सकती है। तो देखिए यहाँ से ताप को बढ़ाइएगा, टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो पानी में बदल जाएगा, फिर टेम्परेचर को घटा दीजिएगा तो किस में बदल जाएगा, बर्फ में। तो देखिए कह रहा है कि डैश में को परिवर्तित करके बदली जा सकती है, डैश को परिवर्तित करके तापमान और क्या, दाब या परमाणु क्रमांक, नहीं, तापमान और दाब देकर के आप इसके अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। ये परमाणु क्रमांक नहीं, ये तो होगा नहीं, बच गया एक ऑप्शन का, ऑप्शन बी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंडमाला या गोइटर डैश की कमी के कारण होता है। यानी गंडमाला जो होता है वो घेंगा रोग होता है, और ये घेंगा रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा था कि गंडमाला या गोइटर रोग डैश की कमी के कारण होता है, ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सोडियम, नहीं, बी ऑप्शन है कैल्शियम, ये भी नहीं, सी ऑप्शन है आयरन, और डी ऑप्शन है आयोडीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक सूत्र K2SO4 को निरूपित करता है। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो ये इसका फॉर्मूला होता है KNO3। तो और क्वेश्चन में कह रहा था कि K2SO4, ये होगा नहीं। बी ऑप्शन कह रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला था KCl, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला था K2SO4। हमसे यही पूछ रहा था कि K2SO4 डैश को निरूपित करता है, तो ये पोटेशियम सल्फेट को निरूपित करता है, ऑप्शन सी। और देखिए डी ऑप्शन है उसको भी देख लीजिए, कह रहा है कि एल्युमिनियम सल्फेट, और एल्युमिनियम सल्फेट के फॉर्मूला की बात करें तो होता है Al2SO4 का होल 3, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीला थोथा का दूसरा नाम है। तो देखिए ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। देखिए एक होता है नीला थोथा, नीला थोथा, या इसी को आप कशिश भी बोल सकते हैं, नीला थोथा या कशिश। इंग्लिश में कहा जाता है ब्लू विट्रियल, ब्लू विट्रियल। और एक होता है हरा थोथा, हरा थोथा या हरा कशिश, ये इसको बोलिएगा तो ग्रीन, ग्रीन विट्रियल। और एक होता है व्हाइट, सफेद थोथा या सफेद थोथा या सफेद कशिश, इसको बोलिएगा व्हाइट विट्रियल, व्हाइट विट्रियल। अब देखिए इसके फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O, 5H2O। और हरा थोथा या हरा कशिश की बात करें तो इसका फार्मूला होता है FeSO4 इंटू 7H2O, 7H2O।
और सफेद कशिश की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है ZnSO4 इंटू 7H2O। तो देखिए एक होता है नीला थोथा, हरा थोथा, सफेद थोथा, या इसको कशिश भी बोल सकते हैं, नीला कशिश, हरा कशिश और सफेद कशिश। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसमें कोई झोल नहीं है कि नीला थोथा का फॉर्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O, हरा थोथा का फॉर्मूला होता है FeSO4 इंटू 7H2O और सफेद थोथा का फॉर्मूला होता है ZnSO4 इंटू 7H2O। तो देखिए पूछ रहा था कि नीला थोथा का दूसरा नाम है। अब देखिए कह रहा है कि नीला थोथा का दूसरा नाम है, तो देखिए नीला थोथा का दूसरा नाम होता है ताम्र सल्फेट, ताम्र सल्फेट, सल्फेट। तो देखिए पूछ रहा था कि नीला थोथा का दूसरा नाम है, तो इसका दूसरा नाम होगा ताम्र सल्फेट। इस वीडियो के लिए इतना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए